हेलो एवरीवन, जय मां काली। ये है पार्ट 2 नवतारा का जो हम चक्र का एक वीडियो बनाया। मैंने पार्ट 1 बनाया, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया है कि नवतारा ये जो है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, नैधन्य, मित्र और अतिमित्र, ये किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र में पड़ा है तो आप कैसे जानोगे कि आपका संपत कौन है, विपत कौन है, क्षेम कौन है। सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जुलाई मंथ में मेरा एक कोर्स नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोड्यूस हो रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, वो लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नक्षत्र के कोर्स के अलावा मेरा एक कोर्स और स्टार्ट हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, दैट इज एडवांस प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जिसको उस कोर्स में भी इंटरेस्ट है वो लोग भी, जो नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर या यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स दिए गए हैं व्हाट्सएप के, यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स एंड यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये है पार्ट 2। उसमें मैंने बता दिया था कि ये सारे तारा किस तरीके से काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखोगे कि आपका कौन सा तारा में कौन सा प्लैनेट पड़ा है। उसका एक सिंपल सा सिस्टम है। आप सबसे पहले उठाओगे अपने चंद्रमा को। चंद्रमा जहां पर MO लिखा है, मून लिखा है, आप देखोगे कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। सपोज किसी का चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, ठीक है, किसी का चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, तो चित्रा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो इसका मतलब क्या है, आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। आप सेम एक ऐसी टेबल बना लो, ठीक है, सेम टेबल ये सारे लिख लो। उसके बाद एक टेबल और बनाओ सेम, लेकिन वहां पर ये आप जो मैंने ये लिखे है ना नक्षत्र, नक्षत्र नहीं लिखोगे, ठीक है। सिर्फ एक प्लेन टेबल बना के रखो, लेकिन नंबरिंग जन्म, संपत, विपत ये सब करोगे। और ये जो लॉर्ड लिखे हैं ना, मैंने यहाँ पर ये जो लॉर्ड लिखे, ये लॉर्ड भी नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, सिर्फ ये जन्म, संपत, विपत, क्षेम और 1 2 3 4 9 यहाँ तक, फिर 10 से लेके 18, फिर 19 से लेकर 27 तक, सिर्फ इतना भरोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ तो वो चित्रा कहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा। मुझे ना ब्लू वाला मार्कर देना बेटा, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। जैसे किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, तो चित्रा ये नक्षत्र है ना, इसमें जन्म हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र मैंने लिख दिया। यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 1 पर चित्रा, तो चित्रा क्या हो गया, आपका जन्म नक्षत्र हो गया। अब सेकंड नंबर पे आप क्या भरोगे, चित्रा के बाद कौन सा क्या लिखा है मैंने, स्वाति यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सेकंड में भरनी की जगह लिखोगे स्वाति। फिर थर्ड क्या है, विशाखा, तो जहां मैंने कृतिका लिखा है तो कृतिका की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्यों तीसरा क्या आ रहा है, विशाखा, तो यहाँ पर आप लिखोगे विशाखा। उसके बाद क्या है, अनुराधा, तो विशाखा के बाद क्या आया, अनुराधा, तो आप लिखोगे यहाँ पे अनुराधा। उसके बाद क्या है, ज्येष्ठा, तो यहाँ पे लिखोगे ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद मूला, तो यहाँ पे लिखोगे मूला, ठीक है। फिर मूला के बाद क्या है, पूर्वाषाढ़ा, तो यहाँ आप लिखोगे पूर्वाषाढ़ा। फिर उत्तराषाढ़ा आता है तो यहाँ पर लिखोगे उत्तराषाढ़ा। फिर क्या है, श्रवण, तो यहाँ पर लिखोगे श्रवण। फिर क्या है, धनिष्ठा, तो यहाँ लिखोगे धनिष्ठा। उसके बाद क्या आया, सतबीशा, तो यहाँ पूर्व फाल्गुनी नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सतबीशा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्व भद्रा, तो यहाँ पर लिखोगे पूर्व भद्रा। फिर क्या है, उत्तरा, उत्तरा भद्रा, सॉरी उत्तरा पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद, तो यहाँ पर आप लिखोगे उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। फिर क्या आएगा, उत्तरा भाद्रपद के बाद क्या है, रेवती, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, रेवती। फिर रेवती हमारा खत्म हो गया, फिर आप रेवती तो कंप्लीट हमने कर दिया। अब क्या आ गया, अश्विनी, क्योंकि अश्विनी की जगह हमने यहाँ से चित्रा लिख दिया था, तो अब अश्विनी कहाँ आएगा, सेकेंड अश्विनी, रेवती के बाद यहाँ पर आ गया अश्विनी। फिर विशाखा की जगह आप लिखोगे भरणी, ठीक है। फिर अनुराधा की जगह क्या लिखोगे, कृतिका। फिर ज्येष्ठा की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पर,
कृतिका के बाद क्या आता है? रोहिणी। तो आप लिखोगे रोहिणी। फिर रोहिणी के बाद मृगशिरा। मृगशिरा के बाद क्या आएगा? आर्द्रा। फिर यहाँ आएगा आर्द्रा। फिर क्या आएगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु। फिर आएगा पुष्य। फिर अश्लेषा है तो यहाँ पे आएगा अश्लेषा। अश्लेषा के बाद अभी देखो हम चित्रा तक आए नहीं, हम घूम के यहाँ से हमने ये सारे लिखे हैं, यहाँ से हमने ये तीनों लिखा चारों, फिर हमने ये लिखे, फिर हमने ये लिखे, हमको हस्ता तक आना है लिखते लिखते। आपको देखो हस्ता कैसे आएगा आपका। अभी यहाँ पर हमने आर्द्रा लिख दिया, पुष्य लिखा, पुष्य के बाद हमने आर्द्रा, फिर नहीं मैंने लिखा है यहाँ पर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा। अश्लेषा के बाद अब आएगा मघा। तो यहाँ पर हमको लिखना है मघा। मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी के बाद क्या है? ये हस्ता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हस्ता। अब देखो ये ब्लू कलर हर कॉलम में भर गया है ना, जहां पर मैंने ब्लू 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 लिखा है हर जगह भरा है। क्यों भर गया है? क्योंकि हमने ये नवतारा अब आपके चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से बना दे। क्यों? क्योंकि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए चित्रा को हम नंबर 1 पर ले गए। चित्रा के बाद स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा उसके सीक्वेंस में आते गए। फिर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये आपके सारे, इसके बाद आपने यहां तक लिख दिया रेवती। अब रेवती यहाँ पर खत्म हो गया, फिर क्या था? अश्विनी। अश्विनी से लेकर के ये 9 नक्षत्र रह गए थे, और चित्रा से ऊपर कौन सा था? हस्ता, वो रह गया था। तो हमने फिर इसके बाद क्या किया? यहाँ पर, यहाँ से जैसे हमारा कंप्लीट हुआ, हमने पूरा इसको ऐसे गोल घुमा करके भर दिया। तो मतलब एक भी नक्षत्र नहीं बचा, उसी सीक्वेंस में सारे नक्षत्र आपके भर के 27वां नक्षत्र। अगर अश्विनी पहला है तो 27वां कौन सा है? रेवती। ऐसे ही चित्रा अगर नक्षत्र पहला है तो उसका 27वां कौन सा है? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? हस्ता। तो देखो चित्रा से ऊपर कौन सा है? हस्ता। 27 है ना, तो अगर ये 1 है तो ये 27 हुआ ना, 1 2 3 4 ऐसे गिन के गए। तो इस तरीके से आप ये जानोगे कि आपके नक्षत्र किस तारा में है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि चित्रा, चित्रा के बाद आपका क्या है? धनिष्ठा और मृगशिरा। तो चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा तीनों एक लाइन में आ गए, तो ये आपकी हो गई जन्म तारा। उसके बाद आपका क्या है? स्वाति, सतभिषा और आर्द्रा, ये तीनों सेकंड लाइन में आए, तो ये तीनों किसी इंसान के लिए हो जाएंगे उसके संपत तारा। जो भी प्लैनेट आपका, किसी का भी कोई प्लैनेट सपोज जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, अगर उसका कोई प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठा है, सतभिषा में बैठा है, या फिर उसका आर्द्रा में बैठा है, तो ये क्या होगा? ये उसका संपत्त तारा हो जाएगा। वो प्लैनेट उसको क्या देंगे? संपत्ति देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर किसी का कोई भी प्लैनेट विशाखा नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, विशाखा के साथ सेकंड उसका जो है, मेरे को अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैंने इतना गंदे से लिखा है, हाँ, विशाखा, पुनर्वसु और ये है पूर्व भाद्रपद। विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद में अगर किसी का कोई प्लैनेट गया है, तो इसका मतलब वो प्लैनेट जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है और उसका कोई भी प्लैनेट किस में गया है? विशाखा, पुनर्वसु या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गया है, वो प्लैनेट उसके लिए विपत्तियां लेके आएगा, प्रॉब्लम्स लेके आएगा, डिफिकल्टीज लेकर के आएगा। इन द सेम वे अगर किसी का कोई भी प्लैनेट अनुराधा नक्षत्र में गया है, पुष्य नक्षत्र में गया है और इसमें गया है उत्तरा भाद्रपद में, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य, ये तीनों में अगर कोई प्लैनेट गया है जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसका चंद्रमा चित्रा में है, तो वो प्लैनेट्स, अनुराधा मतलब अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, ये तीनों प्लैनेट्स, अगर इन तीनों नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट गया, इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए ओवरऑल वेलबींग लेकर के आएंगे। अब एक चीज और समझने के यहाँ पर, वो ये समझने की है, चित्रा देखो आप चेंज नहीं होगा, वो पूरी लाइन रहेगी। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। अब इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, हम इसको कैसे फिल करेंगे आपके चार्ट में। अब चित्रा, चित्रा यहाँ पर देखो कहाँ लिखा है? चित्रा,
मृगशिरा और धनिष्ठा। इन तीनों के लॉर्ड कौन है? मंगल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर देखो मंगल लिखोगे। उसके बाद चित्रा के बाद आपने यहाँ पे सेकंड प्लेनेट क्या लिखा है? स्वाति। तो आर्द्रा, स्वाति और सतभिषा। तो देखो यहाँ पे स्वाति, सतभिषा और आर्द्रा है। इसके लॉर्ड कौन है? स्वाति, सतभिषा और आर्द्रा के राहु। तो आपके लिए यहाँ पर राहु आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा है? विशाखा, पुनर्वसु और पुष्य, ठीक है। इसके लॉर्ड कौन होते हैं? पुष्य, अनुराधा, सॉरी विशाखा, विशाखा नक्षत्र ये रहा, मैंने विशाखा लिखा, विशाखा, पुनर्वसु, और ये यहाँ पे पुनर्वसु है, और यहाँ पर ये है विशाखा, पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद। हाँ, ये यहाँ पर पुनर्वसु है, ये पूर्व भाद्रपद है, ठीक है। ये पूर्व भाद्रपद है, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और आपका पुष्य। तो आप देखो पुष्य, सॉरी पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुनर्वसु मैं लिख लेती हूँ, वरना मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ अपनी हैंड राइटिंग के चलते। देखो विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु। आप ये देखो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। इसके लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो यहाँ पर आप देखोगे जुपिटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड उस पर आ जाओ, फोर्थ लाइन पर जो शेम तारा है। शेम तारा विशाखा के बाद क्या आया था? अनुराधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनुराधा लिखा था। अनुराधा वाली लाइन में क्या क्या है? पुष्य है और उत्तरा भाद्रपद है। तो यहाँ पर ये उत्तरा भाद्रपद है और ये पुष्य है। तो पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आपकी कुंडली में या जो अपना आपने चार्ट बनाया है, सैटर्न लिख दोगे। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, शेम का हो गया। उसके बाद मृगशिरा जहाँ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ज्येष्ठा। अनुराधा के बाद क्या आता है? ज्येष्ठा। तो यहाँ पर ज्येष्ठा है, फिर रेवती है और अश्लेषा नक्षत्र। तो ये इसका नक्षत्र क्या है? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का मरकरी। तो यहाँ पर आपके जो शेम, सॉरी ये जो प्रत्यारी तारा है, वहां पर कौन है? ज्येष्ठा, रेवती और आपका अश्लेषा, और इसके जो लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो यहाँ पर मरकरी। अब इसी तरीके से हमारा चलता था मरकरी। अब इसके बाद क्या होगा? फिर हम ऊपर पहुंच गए, ऊपर वाली लाइन में आ जाओ। जो मरकरी तक हमने कर लिया, अभी क्या बचा है हमारा? केतु, वीनस, सन, मून, 4 बचे हैं। और लाइन भी कितनी बचे? 1 2 3 4। अब आप कैसे देखोगे? आपने प्रत्यारी देखा, अब साधक पे आ जाओ। साधक में क्या लिखा है हमने? मूल लिखा है। तो मूल नक्षत्र की तरह मूल, और हमारा क्या है यहाँ पर? अश्वनी, मूल, अश्वनी, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मघा। तो मूल, मघा और अश्विनी, अश्विनी, मघा, मूल, ये किस नक्षत्र में? ये नक्षत्र किसके होते हैं? केतु के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस वाली लाइन में? केतु। आई फील समझ में आ रहा हो, कंफ्यूजन ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आ जाओ। मूल के बाद आपने यहाँ पे मूल नक्षत्र लिखा है। मूल नक्षत्र के बाद यहाँ हमने क्या लिखा है? देखो मूल है, मूल के बाद क्या? पूर्वाषाढ़ा। तो यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा, फिर ये भरणी, और फिर ये पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। इसके नक्षत्र, इन 7 नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? वीनस। तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे वीनस। उसके बाद लास्ट में इस वाले में आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अभी इस मित्र वाले तारे में, मित्र तारा में क्या लिखा है हमने? पूर्वाषाढ़ा तक कर दिया था, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा हो गया, फिर उत्तराषाढ़ा लिखा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तराषाढ़ा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, इसके लॉर्ड कौन होते हैं? सूर्य, सन, ठीक है। अब लास्ट रह गया अतिमित्र। अतिमित्र में हम कैसे देखेंगे? उत्तराषाढ़ा के बाद कौन है? श्रवण। देखो चित्रा वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन स्टार्ट हो गई। श्रवण, हमने यहाँ पे श्रवण लिखे थे, ठीक है। ये श्रवण है। उसके बाद ये कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी। तो हमने यहाँ पर लिखा था ये रोहिणी, ठीक है। हमारा रोहिणी मैंने गंदे से लिखा है। और उसके बाद क्या है? ये हस्ता। तो हमने यहाँ पे लिखा है हस्ता। तो इसका मतलब क्या है? रोहिणी, हस्ता, श्रवण के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। ये है चंद्रमा। अब जो ओरिजिनल नवतारा होती है उसकी स्टार्टिंग तो कैसे होती है? केतु। इसीलिए बोलते हैं किसी की भी जिंदगी की शुरुआत केतु से होती है। केतु की महादशा से हम काउंटिंग करते हैं। पहले केतु की महादशा आती है, फिर वीनस की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर बृहस्पति की, फिर शनि की, फिर मरकरी की। ऐसे ही अगर किसी की देखो मंगल की यहाँ पर
जिसका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके लॉर्ड कौन है? चित्रा के मंगल। तो इस बच्चे का जन्म हुआ है या इस नेटिव का जन्म हुआ है मंगल में, मंगल की महादशा में। जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है उसकी जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप होती है उस प्लैनेटरी लॉर्ड की महादशा में आपका जन्म होता है। तो जिसका जन्म वृक्षिरा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन सबकी जीवन की शुरुआत किस प्लैनेट्स की महादशा से हुई है? मंगल की महादशा से हुई है। तो देखो हमने जब यहाँ पे मंगल पहले लिखा, मंगल के बाद क्या है? राहु। तो इनको मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, राहु के बाद क्या है? जुपिटर। तो जुपिटर की आएगी, जुपिटर के बाद क्या आता है? शनि। तो फिर उसके बाद शनि की आएगी, फिर क्या आता है? मरकरी। तो मरकरी की आएगी, फिर क्या आता है? केतु। केतु की आएगी, फिर वीनस। वीनस की आएगी, फिर सन की आएगी, फिर मून की आएगी। इस तरीके से आपके दशा का सीक्वेंस चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे चित्रा का एग्जाम्पल लिया, एनी ऑफ द प्लैनेट यू कैन कीप। अगर कोई उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसको यहाँ रख देगा तो उसका सेकंड क्या लिखेगा? फिर हस्ता। फिर थर्ड क्या लिखेगा? चित्रा। फिर फोर्थ क्या लिखेगा? स्वाति। फिर फिफ्थ क्या लिखेगा? विशाखा। फिर सिक्स क्या लिखेगा? अनुराधा। फिर सेवेंथ क्या लिखेगा? यहाँ पर ज्येष्ठा। फिर एट्थ क्या लिखेगा? मूला। फिर नाइन्थ क्या लिखेगा? पूर्वाषाढ़ा। फिर 10th क्या लिखेगा? उत्तराषाढ़ा। फिर 11th क्या लिखेगा? श्रवण। फिर 12th क्या लिखेगा? धनिष्ठा। ऐसे करके आप लिखते जाओगे। ये तो एक सिस्टम हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और देखनी है कि महादशा हमारे लिए कैसे अच्छी है। अब देखो पहली जो, अब जैसे चित्रा वालों की हम बात कर रहे हैं, पहली जन्म तो मंगल की दशा तो इसकी कैसी हुई? महादशा जन्म तारा की हुई, ठीक है। दूसरी कैसी हुई महादशा? संपत तारा की। तीसरी विपत तारा की। चौथी जब इस इंसान को शनि की महादशा आएगी वो क्षेम तारा की है। अब किसी मंगल के जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद राहु की 18 साल, मंगल की पूरी होने के बाद राहु की आएगी, राहु के बाद जुपिटर की आएगी, जुपिटर के बाद शनि की। तो आप ये देखोगे कि मंगल इसके जन्म तारा वाली है, ठीक है, निकल जाएगी। राहु इसको पैसा देगा, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम में पैसा कमाने के लायक हुआ नहीं है। उसके बाद उसकी जुपिटर की महादशा आएगी, ऑलमोस्ट वो वर्ज पर ही होगा पैसा कमाने के, इट डिपेंड्स अपॉन किस पद में है। उसके बाद जुपिटर की आएगी, वो क्या है? विपत। अब जुपिटर की इतनी लंबी महादशा होगी तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल के थ्रू अपने करियर में, अपने लाइफ के गोल्डन फेज में निकलना पड़ेगा उस इंसान को। बट उसके बाद जब शनि की आएगी तो शनि क्षेम तारा में है तो उसको अच्छा देंगे। और अगर बाई चांस उस प्लैनेट में, उस चार्ट में अगर वो योग कारक प्लैनेट होगा तो भी वो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्षेम के बाद आएगी प्रत्यारी की, तो जो मरकरी है ना वापस से इनके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, लेकिन केतु मैनिफेस्ट कराएगा, ठीक है। फिर नैधन्य तारा, वीनस की महादशा में इनको तकलीफ भोगनी पड़ेगी। ये 120 साल की होती है। अब डिपेंड करता है कि बड़े बड़े जो महादशाएं लंबे टाइम वाली वो पहले आ रही हैं कैसे, जैसे किसी इंसान की मंगल, ये तीनों साथ में आ गई ना, और या फिर उसके बाद मरकरी, तो मेजर टाइम लाइफ का निकल गया। चित्रा वाले का मैक्सिमम आप देखो केतु की महादशा तक, ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि उसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत इतनी खास पड़ती नहीं, सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, प्रभु भजन करो, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आई है। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ऑलरेडी इंसान सेटल है, फिर वीनस आ जाएंगे जो भी 20 साल के लिए हो गए। तो बस सन मून तो हार्डली इंसान देखेगा जब सूर्य और चंद्र की दशा, क्योंकि 120 साल तक आजकल तो कोई जीता नहीं है, 80-90 मैक्स टू मैक्स 90। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कौन सी महादशा हमारे लिए कंपैटिबल है, अच्छी है। ठीक इसी तरीके से जैसे महादशा देखा, ऐसे ही आप देखो आपका प्लैनेट किस नक्षत्र में पड़ा है और वो नक्षत्र आपकी कौन सी तारा में आ रहा है, वो आपको ये बताएगा कि अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसका भी आपको एक आइडिया देगा कि कैसी है और आपका टाइम कैसा जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताओ। अगर आपको कुछ और लगता है नवतारा चक्र पर जानने के लिए या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आई विल डू दैट। वापस से रिमाइंड करा देती हूँ, नक्षत्र का और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो इंटरेस्टेड हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।